हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज के सेशन में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। आप सभी ने अगर लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि कार्यपालिका होती क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। आज उसके आगे की बात करेंगे। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और अदर कंटेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in पर हिंदी और .com पर इंग्लिश में सभी कंटेंट आपको मिल जाता है, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। फटाफट से देखते हैं भाई, अभी तक हमने इन टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है कि कार्यपालिका क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसके प्रकार, और ये 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करनी है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि उसका चुनाव कैसा होता है, संवैधानिक स्थिति कैसी है, कौन कौन व्यक्ति यानी योग्यताएं क्या है, निर्वाचन कैसे होगा और उसके अधिकार कौन कौन से हैं। और आने वाले पार्ट्स में हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से देखते हैं भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो किसकी होती है बच्चों? प्रेसिडेंट की होती है। और भारत का जो किसे क्या कहते हैं भाई? भारत का जो मुखिया होता है यानी हमारे देश का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि भारत में संसदीय प्रणाली है और इसी वजह से जो भारत का मुखिया यानी देश का मुखिया होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले उसकी स्थिति। तो भारत का प्रथम नागरिक एवं देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति से ही शुरू होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है या अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है, यानी वो कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग है। ठीक है। और जो भी चीजें हैं वो सारी अल्टीमेटली कौन व्यवस्थित करता है? राष्ट्रपति, यानी इनडायरेक्टली क्या होती है? राष्ट्रपति से जुड़ी हुई होती है। राष्ट्रपति की संविधान की स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अब इसका जो पद है ना वो हमेशा सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा वाला पद रहा है। और ये क्या होता है? ये हमारे देश का अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे देश के अध्यक्ष होते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था कि लोकसभा में से ही कुछ जो एमपी होते हैं उन्हें चुना जाता है और मंत्री बनाया जाता है। तो अल्टीमेटली वो क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें लोकसभा को जवाब देना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो इसी वजह से राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो देखो, अगर हम भारत में बात करें ना तो जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार है। ठीक है। एक तो है नाम मात्र, ठीक है, और एक कौन सी है? वास्तविक। कौन सी? वास्तविक। तो नाम मात्र का मतलब है जो सिर्फ कहने के लिए है, जैसे राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र में आता है, कहने के लिए है, शक्तियां दी गई है पर प्रयोग नहीं कर सकता राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बिना, तो नाम मात्र का ही हुआ। वास्तविक कौन है? वास्तविक है हमारा प्रधानमंत्री और उनके साथ के जो मंत्री होते हैं। जब वो सारे मंत्री मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो जो कार्यपालिका की असली शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करता है? ये करते हैं, यानी कि उससे संबंधित कार्य कौन करता है? ये करते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब बात आती है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखो, अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है जब वो क्या हो? भारत का एक नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी मिनिमम 35 ईयर्स होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य हो, यानी कि लोकसभा के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करता हो, और चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है किसी सरकारी पद पर ना हो। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संघ व राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते, अंततः उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए चुना जा सकता है। तो देखो, ये समझो, बोला गया है कि भाई किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, पर अगर वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है या राज्य के मंत्री है, किसी भी राज्य का मंत्री है, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, फिर कोई समस्या नहीं है। ये बात हमें क्लियर हो जाती है, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। इसके बाद देखते हैं, अब बात आती है कि भाई भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो हमें पता चल गया भारत का राष्ट्रपति है कौन?
फिर हमें पता चला कि भाई कैसे बन सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि भाई बनोगे कैसे, चुनाव होगा कैसे। तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। ये अनुच्छेद वगैरह याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचक मंडल में क्या होगा, राष्ट्रपति उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में क्या होना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं को के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी देखो मैं बताता हूं होता क्या है बेसिकली, कि हम चुनाव करते हैं एमपी का, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा या राज्यसभा में जाकर बैठते हैं, या फिर एमएलए का, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो कि हमारे राज्य की विधानसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक है। फिर इनमें से लोगों को चुना जाता है, क्या किया जाता है, इनमें से चुना जाता है एमपी, और ये सभी एमएलए क्या करते हैं, वोट देते हैं। अब इन्होंने वोट दिया तो इन सबको मिलाकर, यानी देश के अंदर उपस्थित सभी एमएलए और सभी एमपी को मिलाकर क्या कहा जाता है, निर्वाचक मंडल। क्या कहते हैं बच्चों, निर्वाचक मंडल। और ये निर्वाचक मंडल फिर क्या करता है, वोट देता है। यानी राष्ट्रपति, देखो जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो आपने वोट दिया, एमपी एमएलए को चुना, फिर प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बना। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, आपने जिन एमपी और एमएलए को चुना था वो एमपी और एमएलए वोट देते हैं राष्ट्रपति चुनने के लिए, तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया इन्हीं सबका समूह, यानी देश के सभी एमपी और एमएलए को मिलाकर क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। और यही क्या करते हैं, यही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये दोनों क्या है, पर आप ये समझ लो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली होता है। हम जो सामान्य जनता है, हम राष्ट्रपति को नहीं चुनते, बल्कि हमारे द्वारा जो एमपी या एमएलए चुने गए हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति तो हमारा चुना जाता है पर हम उसे नहीं चुनते। तो देखो हुआ क्या, अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एमपी को चुना और एमएलए को चुना अपने क्षेत्र के, ठीक है, ये है हमारी आम जनता। इसने एमपी एमएलए को चुना और ये एमपी एमएलए फिर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट चुनेंगे। किसे चुनेंगे, प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसे नहीं चुन रहे हैं, बल्कि हमारे बिहाफ पर जो हमारे एमपी और एमएलए हैं जिन्हें हमने चुना था वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहा जाता है। ये हमने चुनाव वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तीसरे में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है भाई, उच्चतम न्यायालय। यानी कि अगर कोई समस्या हो जाए, कोई ऐसी बात आ जाए कि भाई जो चुनाव है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस विवाद का क्या करता है, समाधान करता है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखो सबसे पहली तो उसके पास होती है क्षमादान की शक्तियां। तो यह अनुच्छेद 72 में बताया गया कि भाई राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा क्षमा करने या उसका प्रविलंबन करने, परिहार करने और सजा लघुकरण करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है। अब इन सब का मतलब समझ लो। देखो राष्ट्रपति के पास एक खास शक्ति होती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा मिली, तो एक समय के बाद, ठीक है, उस समय के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस व्यक्ति की जो सजा है उसे या तो माफ कर सकता है या छोटा कर सकता है। मान लीजिए किसी को उम्र कैद मिली थी तो उसे बोला कि भाई आप 20 साल 30 साल की सजा काट लो और उसके बाद फिर हम आपको क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा अपराधी है जो कि अच्छे से रहा है तो राष्ट्रपति उसकी जो सजा है उसे क्या कर सकता है, माफ भी कर सकता है और मृत्यु दंड तक को माफ कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो उसे भी माफ किया जा सकता है। सेना से संबंधित क्या शक्ति होती है, तो देखो राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर की पद होता है। यानी हमारी 3 सेनाएं होती हैं, थल, जल और वायु सेना, और इन सभी का जो मुख्य कमांडर होता है वो कौन होता है, देश का प्रेसिडेंट। कौन होता है, देश का प्रेसिडेंट। अब ये बस कहने को होता है क्योंकि ये इसका यूज तो कर नहीं सकता है, ठीक है, पर फिर भी नाम के लिए ये क्या होता है, इन तीनों का कमांडर होता है। ये युद्ध और शांति की घोषणा करने और सैन्य बलों को विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है इसे, ठीक है। यानी अगर देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, युद्ध हो जाए या युद्ध खत्म हो जाए, तो उन सभी की जो एक तरीके से जानकारी है वो कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। इसके बाद अगर हम देखें
तो आपातकालीन शक्तियां क्या होती है? आपातकालीन शक्तियों का मतलब जो देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो जो देश में इमरजेंसी लगती है उससे संबंधित क्या शक्तियां होती हैं? तो देखो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में क्या है, राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह भारत या उसके किसी हिस्से पर क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए देश पर कोई युद्ध हो जाए या देश के किसी हिस्से में कोई युद्ध हो जाए या वहां के लोग ही क्या करें, सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो उस स्थिति में देश में क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। इससे होता क्या है कि भाई वो जो देश की संपूर्ण जो देश है हमारा, उसके अंदर अलग अलग राज्य सरकार होती है ना, आपको पता होगा केंद्र सरकार होती है जो कि मेन है, और उसके नीचे कौन काम करते हैं? राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकारों की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है तो। ठीक है, यह अवधि 1 माह के पश्चात संसद से अनुमोदित ना हो तो ऐसी स्थिति में ये क्या होती है, खुद समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए राष्ट्रपति ने अभी आपातकाल लगाया तो उसको 1 महीने तक तो वो चलेगा, पर 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा कि भाई आपातकाल लगाया जाना जरूरी है, तभी आपातकाल 1 महीने से ज्यादा चल सकता है, अन्यथा वो 1 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह की घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक होता है, यानी ये जो है हमारी आपातकाल की घोषणा, ये 2/3 बहुमत से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरे प्रकार का, तो 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल, ये याद रखना। पहला हमने पढ़ा कि या तो युद्ध हो जाए या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि आपको ये याद रखना, ये नहीं कि कोई आंदोलन कर रहा है, कोई रैली कर रहा है तो आपातकाल लगा दिया, नहीं, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, यानी शस्त्र लेकर अगर लोग निकल पड़े और विद्रोह करें तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा टाइप हमारा कौन सा होता है कि भाई राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कौन सा, राष्ट्रपति शासन। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इस अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यानी कोई राज्य अगर संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा तो राष्ट्रपति क्या घोषणा कर सकता है कि भाई हम वहां की सरकार गिरा देते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई राज्य है और सरकार को ऐसा लगता है, मान लीजिए जो केंद्र सरकार है कि भाई ये सरकार जो है ना राज्य की, ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, या मान लो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है या देश के विरोध में काम कर रही है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिससे वहां की सरकार क्या होगा, गिर जाएगी और वहां का शासन डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ जाएगा, राष्ट्रपति के कंट्रोल में। ठीक है, और इसे भी क्या करना होता है, 2 महीने के अंदर संसद के अंदर पास कराना जरूरी होता है। फिर आता है अनुच्छेद 360, इसमें यह बताया गया है कि अगर देश में आर्थिक संकट आ जाए तो इसे आर्थिक आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक आपातकाल, यानी देश में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आर्थिक संकट है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है कि भाई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक सकती है, जो बाकी लोगों को सहायता दी जा रही है उसे रोक सकती है। तो ये 3 प्रकार के हैं, एक तो देश का युद्ध हो जाए या उसके अंदर युद्ध हो जाए, या फिर किसी राज्य में समस्या हो, और तीसरा कौन सा, आर्थिक समस्या हो। तो इन सब स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। वीटो शक्तियां क्या होती हैं, तो देखो कौन कौन सी वीटो शक्तियां, आप सभी को पता होगा कि संसद के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो देखो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। क्या करता है राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। सही बात है। अब इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति ना चाहे सिग्नेचर करना तो वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है भाई, मान लो उसका मन नहीं है, वो नहीं चाहता कि ये कानून बने, तो वो क्या कर सकता है। तो देखो 3 ऑप्शन है उसके पास। पहला तो पूर्ण वीटो, इसके अंदर राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी अनुमति नहीं देता किसी विधेयक को। ठीक है, यानी वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है, वो परमिशन ही नहीं देता, साइन ही नहीं करता। दूसरा होता है निलंबन वीटो, इसमें क्या करता है भाई, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है कि भाई एक बार और देख लो ठीक से सही है या नहीं है, यानी वो उस दौर में साइन ना करके उसे क्या करता है, वापस भेज देता है कि एक बार फिर से इस पर चर्चा करो। और तीसरा होता है हमारा जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, इसके अंदर देखो ना तो वो पूरा मना करता है और ना ही संसद के पास भेजता है, वो उसे अपने पास रख लेता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, यानी अपने पास रख लेता है कि भाई मेरे को अनुमति देनी ही नहीं है, उसको वापस ही नहीं भेजता, तो क्योंकि वो साइन नहीं करता
अपने पास रख लेता है। इस वजह से क्या होता है कि वो कभी भी कानून बन नहीं पाता। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है, और इस वजह से राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से मना करता है, और ना ही पुनर्विचार के लिए क्या करता है, संसद के पास भेजता है। ऐसा क्या कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। 1986 के अंदर भारतीय डाक संशोधन किया गया था, तो उस दौर के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, उन्होंने इसी का प्रयोग किया था। और ये जो है भारत के अंदर जेबी वीटो का पहली बार ही प्रयोग हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमने मेंशन कर दिया है। तो ये था आपके राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखो चैनल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। यूट्यूब सबको अपडेट देता नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर है 8510949825। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल गिव यू द आइडिया, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, वीडियोस होंगे, नोट्स चाहिए होंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सभी क्लासेस एक साथ लाइन वाइज आपको मिल जाती हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है कि क्लास 11th और 12th के लिए जो हमारी स्पेशल ई बुक्स हैं, यानी कि पीडीएफ नोट्स हैं, जिसके अंदर आपको सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाता है, वो इस साल के लिए लॉन्च हो गए हैं। तो अगर आप में से कोई भी बाय करना चाहता है तो कर सकता है इसी नंबर पे कांटेक्ट करके। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अभी क्लास 11 12 के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशियोलॉजी हो, सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप जल्दी से जल्दी इन्हें खरीद सकते हैं। अभी 25% का ऑफ भी चल रहा है, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसी नंबर पे कांटेक्ट करके, साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर देखना है भाई, 4 से 5 पार्ट होंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनका लिंक। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा चैनल, ताकि वीडियोस देख सको। और साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना भाई, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। रोज शाम में 6 बजे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक्स अ लॉट।